गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ME 301 के अंतर्गत हम बेल कोलेमन साइकिल को स्टडी कर रहे हैं और बेल कोलेमन साइकिल की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बेल कोलेमन साइकिल के आगे एनालिसिस और इसके एप्लीकेशंस और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो ME 301 मैकेनिकल का सब्जेक्ट जिसका टाइटल नेम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और आज हम बेल कोलेमन साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। बेल कोलेमन साइकिल हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि इसे रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं, और रिवर्स का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी हम रिवर्स साइकिल का जिक्र करेंगे और हम PV और TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस को दिखाएंगे। तो जैसा कि इसमें बेल कोलेमन साइकिल के अंदर दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और दो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, और एक्चुअल जो बेल साइकिल है उसके बारे में पहले एक बार जान लेते हैं। वास्तविक बेल कोलेमन चक्र सैद्धांतिक चक्र से निम्न प्रकार भिन्न होता है। तो हमारा जो एक्चुअल बेल कोलेमन साइकिल जो शो की थी हमने, उससे अगर एग्जैक्ट देखें, हम एक्चुअल देखें तो थोड़ी सी डिफ़र होती है, क्योंकि हमारे जो मैकेनिकल प्रोसेस जो होते हैं वो 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट नहीं होते हैं, और अगर एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्चुअल साइकिल जो होती है थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट होती है, सैद्धांतिक साइकिल से डिफरेंट होती है। तो उसके क्या कारण है? पहला है वास्तविक चक्र में संपीड़न एवं प्रसारण प्रक्रम घर्षण के कारण रुद्धोष्म नियम PV टू द पावर गामा = C के अनुसार न होकर अन्य नियम के अनुसार होते हैं, तथा ये प्रक्रम पूर्णतः प्रतिकम्य नहीं होते एवं इस दौरान वायु की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। गणितीय रूप में आदर्श चक्र में एंट्रोपी एंड एंट्रोपी स्टार्ट इक्वल दिखाते हैं, परंतु वास्तविक चक्र के लिए एंट्रोपी एंड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी स्टार्ट या S2 इज ग्रेटर देन S1। तो यहाँ पर जैसा कि बताया, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जो रुद्धोष्म प्रक्रम इसमें दिखाया गया, रुद्धोष्म प्रक्रम के हिसाब से हमारा कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। तो उसके इस नियम के अनुसार PV टू द पावर गामा = C के अनुसार ना होकर ये थोड़ा सा डिफ़र होता है। इसी तरह हमारे जो प्रोसेस हैं वो टोटली प्रतिक्रम्य नहीं होते हैं, और एंट्रोपी हम कांस्टेंट मानते हैं, जबकि एक्चुअली थोड़ी सी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो इस वजह से हमारी जो एक्चुअल साइकिल है वो डिफरेंट साइकिल से, थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट होती है। दूसरा जो कारण है वो है शीतलक में तरल घर्षण के फलस्वरूप कुछ दाब हानि होती है। यह हानि उच्च तरल गति पर अधिक ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार शीतलक में ऊष्मा का निष्कासन पूर्णतः स्थिर दाब प्रक्रम पर नहीं होता। गणितीय रूप से आदर्श चक्र में P3 = P2, परंतु वास्तविक चक्र के लिए P3 इज़ लेस देन P2, जैसा कि चित्र से पता पड़ रहा है। और इसी तरह प्रसारक के दाब में भी हानि होती है, इसलिए प्रसारण के अंत में अर्थात प्रसारक सिलेंडर के निकाय पर दाब प्रशीतक के दाब से कुछ ज़्यादा होता है। गणितीय रूप से आदर्श चक्र में P4 = P1, परंतु वास्तविक चक्र के लिए P4 इज ग्रेटर देन P1 होता है। प्रचालन चक्र पर उपरोक्त प्रभावों को PV एवं TS आरेख पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, और जब आप देखेंगे तो ये पहला डायग्राम है PV आरेख, और PV आरेख में आप देख रहे हैं किस तरह से ये प्रोसेस को दिखाया गया है। वास्तविक जो है वो डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है, और सैद्धांतिक जो है बोल्ड लाइन में दिखाया हुआ है इसमें। तो सैद्धांतिक प्रोसेस 1, 2, 3, 4 है, और वास्तविक प्रोसेस 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश है।
एक डैश को इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये एक और एक डैश एक ही बिंदु पर है, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से मानते हैं। और इसमें 1 से 2 प्रोसेस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये है कंप्रेशन प्रोसेस जो कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे होता है, और 2 से 3 प्रोसेस जिसमें कि हीट रिजेक्शन होता है हीट एक्सचेंजर में, वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेक प्लेस होता है। 3 से 4 एक्सपांसन प्रोसेस है जो कि एक्सपांसन प्रोसेस है, और ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट मानी जाती है। और 4 से 1 हमारा रेफ्रिजरेटर है जहाँ पर कि कूलिंग प्राप्त होती है हमें। और तो इस तरह से ये जो डायग्राम आपको दिखाना है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों डायग्राम को आपको इस तरह दिखाना है। तो जब आप एक्चुअल दिखाएंगे तो रोटेट में इस तरह से वेरी करता है ये। इसी तरह टीएस डायग्राम भी आप देख सकते हैं। टीएस डायग्राम में भी जो एक्चुअल डायग्राम है वो रोटेट में दिखा रखा है, और थ्योरेटिकल डायग्राम जो है वो आपको बोल्ड लाइन में दिखा रखा है, और वो एग्जैक्ट मानते हैं हम इसमें। तो दोनों में वेरिएशन जो है इसको दिखा के आपको समझाना होता है। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल से किस तरह डिफरेंट है, तो आप किसी एक डायग्राम के द्वारा भी आप बता सकते हैं। दोनों डायग्राम को ड्रॉ करके भी आप इसे बता सकते हैं। एक डायग्राम को सॉलिड लाइन में लेंगे, दूसरे डायग्राम को डॉटेड लाइन में आप शो कर सकते हैं, और इसके रीज़न लिख सकते हैं फ्रिक्शन के कारण जो हमारे एक्चुअल प्रोसेस किस तरह टेक प्लेस नहीं होते हैं, तो उसके बारे में भी इसको बता सकते हैं। अब हम आते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले उसके एप्लीकेशन के बारे में हम देखते हैं। उच्च गति पर चलने वाले यात्री विमानों, वायुयानों, जेट विमानों तथा प्रक्षेपास्त्रों के आविष्कार के साथ ऐसी प्रशीतक प्रणाली जो आकार में छोटी हो, उसका भार हल्का हो एवं उच्च क्षमता का निर्मित किया जा सकता है की आवश्यकता महसूस हुई। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेंशन बढ़ता गया, एरोप्लेन, जेट टाइप के प्लेन्स और हमारे टूल्स, इनके साथ साथ एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी हमें ईजाद करने की ज़रूरत महसूस हुई, आविष्कारित करने की ज़रूरत हुई। और उसमें हमें सबसे पहले यह था कि वो सिस्टम हल्का हो, छोटा हो और उच्च क्षमता वाला हो। तो इसी के फलस्वरूप वायु प्रशीतक का उपयोग बढ़ने लगा। जब किसी विमान में लगे प्रशीतन निकाय के अतिरिक्त भार के परिवहन में आवश्यक शक्ति पर विचार किया गया, तो वायु चक्र निकाय सबसे अधिक दक्ष होता है। अतः व्यवहारिक उपयोग के दृष्टिगत आवश्यकताओं के अनुरूप वायुयानों में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न वायु प्रशीतन निकायों के उपयोग निम्न हैं। वायुयानों में शीतलन की आवश्यकता। हवाई जहाज में शीतलन या वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि धरातल की तुलना में ऊंचाई पर तापमान कम होता है। परंतु हवाई जहाज़ों एवं विमानों में ऊष्मा के अनेक बाह्य एवं आंतरिक स्रोत होते हैं जो यात्रियों के कक्ष के वायु को तापमान बढ़ाने का काम करते हैं। यात्रियों को आराम हो, इसके लिए आवश्यक है कि वायु का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो। उपरोक्त कारणों से वायुयानों में प्रशीतन की आवश्यकता होती है। तो जनरली एयर कंडीशनिंग का जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसका उपयोग हम एरोप्लेन्स में करते हैं, इसका वहीं उपयोग रह गया। लेकिन हमने जो रेफ्रिजरेंट के रूप में एयर को काम में लिया, इसकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमें ज़्यादा कूलिंग प्राप्त करनी होगी। हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि बड़े स्पेस के लिए भी हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नए रेफ्रिजरेंट का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए। हवाई जहाज़ों में यात्री केबिन के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों को निम्न 2 वर्गों में रखते हैं। एक बाह्य स्रोत होते हैं जो कि सौर विमान की सतह पर पड़ने वाले विकिरण तथा खिड़कियों से केबिन के अंदर प्रवेश करने वाली सूर्य की किरणें कक्ष को गर्म करती हैं। और इसके अलावा संपीड़ित वायु से विमान आकाश में अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, वहाँ वायु का दाब कम होता है। वायु के इस कम दाब के कारण विमान के अंदर बैठे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होती है। अतः संपीड़न द्वारा केबिन की वायु का दाब समुद्र तल के सामान्य वायु वातावरणीय दाब के बराबर रखा जाता है, जिससे उसका तापमान भी बढ़ता है और ऊष्मा में वृद्धि होती है। तीसरा एप्लीकेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है। वायु घर्षण एवं संपीड़न से उच्च गति से चलने के कारण विमान की भारी सतह पर वायु घर्षण से हवा गर्म होती है
और ऊष्मा विमान की सतह से अंदर कैबिन में पहुंच जाती है। साथ ही हवा में उच्च वेग पर गतिशील विमान को संपीड़ित करना होता है और उसे गर्म कर देते हैं। इस प्रकार वायु की एक गर्म परत सदैव विमान की बाहरी सतह के संपर्क में बनी रहती है, जिससे ऊष्मा केबिन के अंदर प्रवेश करता रहती है, ऊष्मा प्रवेश करती रहती है। तापमान वृद्धि में विमान का वेग महत्वपूर्ण होता है। एक गणना के अनुसार 1000 किलोमीटर पर आवर की वेग वाले विमान के सतह के तापमान में 50 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। आंतरिक स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं एक एरोप्लेन के अंदर। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर से निस्तारित ऊष्मा आराम की अवस्था में मानव के शरीर से लगभग 400 किलो जूल पर आवर की दर से ऊष्मा सदैव उत्सर्जित होती रहती है। ये हमारे शरीर से निकलती रहती है ऊष्मा। इसलिए विमान में बैठे यात्री पायलट के शरीर से निष्कासित ऊष्मा केबिन के वायु का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पर एयर कंडीशनिंग या कूलिंग की ज़रूरत होती है और इसीलिए उसका डिज़ाइन अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में सिंपल ये लिखना है कि एरोप्लेन में इसका यूज़ होता है और एरोप्लेन में इसका यूज़ हमारे सिलेबस में सीमित है इसका। अदरवाइज़ इसमें क्या है, एयर की प्राइमिंग करके और पूरा एरोप्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम जनरली हम स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से इसमें बताया गया है कैसे एक एरोप्लेन का तापमान बढ़ जाता है और उस तापमान को कम करने के लिए और हमारे जो एरोप्लेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सवारियां बैठी हुई है, उनको आराम पहुंचाने के लिए एयर कंडीशनिंग की जाती है। तो इस तरह से इसका वो यूज़ करते हैं हम। अब हम लाभ और हानियाँ देखते हैं इसके सिस्टम की। तो लाभ तो ये है कि ये वायु, क्योंकि इसमें एयर की बात कर रहे हैं, हम एयर रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं सिस्टम में, तो ये अज्वलनशील होती है। और यदि हम अमोनिया का यूज़ करेंगे तो वो ज्वलनशील होती है और वायु अज्वलनशील है। तो इसीलिए आग लगने की कोई संभावना नहीं रहती है एयर सिस्टम में, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। और दूसरे प्रशीतकों की तुलना में वायु प्रशीतक की तुलना में शीघ्रता सस्ती से उपलब्ध है। एयर इजीली अवेलेबल है और सस्ती है, इसलिए इसका उपयोग इजीली कर सकते हैं हम। अन्य प्रशीतक की तुलना में वायु प्रशीतक निकाय का प्रति टन भार कम होता है, इसी कारण से इसको निकायों में प्रयुक्त करते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ होता है और इसके ये लाभ हैं। इसमें पहला लिखेंगे आप, अज्वलनशील होती है। दूसरा, शीघ्रता से उपलब्ध है, सस्ती है। और तीसरा, प्रति टन इसका भार कम होता है, इसलिए इसको एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं। अब इसके नुकसान देखें तो फ़ायदे की तुलना में इसके जो COP है वो कम होती है। सबसे पहला जो लॉस है इसका वो है COP इसकी कम होती है, अत्यधिक कम है। और दूसरा, प्रशीतक निकायों की तुलना में इस निकाय में हवा का भार ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये वापस अवतरित कर सकें। तो इस तरह से इसका हवा का भार होना चाहिए। तो इसके लॉसेस सिंपल 2 ही हैं। और ओपन सिस्टम है तो एयर अगर सिस्टम में जाएगी तो लो टेम्परेचर पर ये सिस्टम को चोक कर सकती है, फ्रीज हो जाती है, मॉइस्चर एक कारण वो भी इसका होता है एयर सिस्टम का। तो आपको आज के जो टॉपिक है इसमें आपको एक्चुअल साइकिल जो है बेल कोलोमन साइकिल, जिसे रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं या रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं, उसको एक्चुअल साइकिल जो थ्योरेटिकल साइकिल है वो मैंने पिछले लेक्चर में बनाई है। इस लेक्चर में आपको दोनों साइकिल को बनानी है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल, और उसका कंपैरेटिव स्टडी आपको समझ लेना है। उसके पश्चात इसका जो उपयोग है वो एरोप्लेन्स में होता है, तो उसकी इंटरनली और एक्सटर्नल हीटिंग के बारे में आपको थोड़ा समझना है कि हीटिंग कैसे होती है। और फाइनली एरोप्लेन में जो मेन मोटो है वो है वहाँ पर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी कूलिंग, उनकी जो हीट है उसको बैलेंस कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी। और उसके पश्चात यहाँ पर जो तीसरा है वो इसका फ़ायदा है। इसके एडवांटेजेज हैं एयर के वो ज़्यादा हैं और लॉस तो ये है कि इसकी COP अत्यधिक कम होती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो मैं समाप्त करता हूँ। और आप यूनिट नंबर 1, जिसमें कि मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, रेफ्रिजरेशन की परिभाषा, प्रशीतन की परिभाषा, प्रशीतन की यूनिट, 1 टन प्रशीतन की परिभाषा, और एक जो तुलना आपको दिखाई थी कार्नोट साइकिल में वो दिखाई थी आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और इंजन के बारे में। तो 2 हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के हिसाब से COP निकालनी है। उसके पश्चात हम आए थे एयर रेफ्रिजरेटर के बारे में, आपको बताया था, जिसको बोलते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है। और उसके पश्चात हमने ब्रेटन साइकिल स्टडी की थी
थ्योरेटिकल, उसके पश्चात हमने थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल का पीएच और टीएस डायग्राम देखा था। उसके पश्चात एप्लीकेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी किए हैं। तो अब तक के चैप्टर को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें मेरे लेक्चर के हिसाब से, और हम गूगल मीट पर इसमें कोई आपको दिक्कत होगी तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो गूगल मीट पे इसके बारे में पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे। थैंक यू।